दिसंबर 1971 एक ऐसी सर्दियों की शुरुआत जब दक्षिण एशिया एक बहुत बड़े तूफान के मुहाने पर खड़ा था। एक ऐसा विशाल संकट जिसने आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक की नींव रखी। आज की इस चर्चा में हम उस हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल कहानी के हर एक पहलू को समझेंगे जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। कमाल की बात तो ये है कि आधुनिक इतिहास का एक सबसे तीव्र और निर्णायक युद्ध, जिसने अंततः एक बिल्कुल नए राष्ट्र को जन्म दिया, उसमें ठीक इतने ही दिन लगे थे। सिर्फ और सिर्फ 13 दिन। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन 1-2 हफ्ते से भी कम वक्त चलने वाले इस युद्ध की असली कहानी आखिर शुरू कैसे हुई? आइए सबसे पहले उस मूल संकट की बात करते हैं जहां से इस पूरे संघर्ष की चिंगारी भड़की, यानी पूर्वी पाकिस्तान का संकट। उस वक्त की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। 1971 से पहले पाकिस्तान 2 अलग-अलग भागों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के बीच 1600 किलोमीटर का लंबा भारतीय क्षेत्र था और फासला सिर्फ जमीन का नहीं था। भले ही ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सारी राजनीतिक और आर्थिक ताकत वेस्ट पाकिस्तान के पास ही केंद्रित थी। और फिर आते हैं 1970 के चुनाव। जब शेख मुजीबुर रहमान की भारी जीत के बाद भी उन्हें सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया गया, तो ये खाई इतनी गहरी हो गई कि तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और फिर आता है 25 मार्च 1971 का वो काला दिन। ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से एक बेहद क्रूर मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू किया गया। विश्वविद्यालयों से लेकर आम गांव और नागरिक क्षेत्रों पर सीधा हमला किया गया। जमीन पर हालात इस कदर भयानक थे कि लाखों लोगों को अपनी जान बचाकर भारत की तरफ भागना पड़ा। भारत के सीमावर्ती राज्यों में शरणार्थियों की ऐसी बाढ़ आई कि ये बहुत जल्द एक विशाल मानवीय संकट में बदल गया। इस तीव्र संकट के बीच जमीन पर एक नई और मजबूत ताकत उभर रही थी। यहाँ मुक्ति बाहिनी की भूमिका पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हुई। ये वो बंगाली रेजिस्टेंस फाइटर्स थे जो हर हाल में एक स्वतंत्र बांग्लादेश की मांग कर रहे थे। जैसे जैसे इनकी आज़ादी की आवाज़ और बुलंद होती गई, भारत ने उनके समर्थन में आगे आने का बड़ा फैसला लिया और इन स्थानीय लड़कों को गुप्त रूप से पूरा सहयोग देना शुरू कर दिया। हालात अब कंट्रोल से बाहर थे। आइए अब बढ़ते हैं उस फेज की तरफ जहां इस पूरे संघर्ष के लिए कड़ी रणनीतिक तैयारी शुरू हुई। यहाँ सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब युद्ध लगभग अटल दिख रहा था, उस वक्त सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने पूरा जोर दिया कि जब तक भारत की फौज पूरी तरह तैयार नहीं होती, आक्रमण नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन कैक्टस लिली को बहुत ही साफ और सटीक लक्ष्यों के साथ डिजाइन किया गया। पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह हराना, मुक्ति बाहिनी को मजबूती से समर्थन देना, तेजी से ढाका पर कब्जा करना और सबसे अहम, किसी भी लंबे युद्ध में उलझने से बचना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तैयारी सिर्फ मैदाने जंग तक सीमित नहीं थी। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक देखिए। भारत ने सोवियत यूनियन के साथ एक अहम रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ये कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर युद्ध शुरू होता तो किसी न किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का हस्तक्षेप जरूर होता। इस संधि ने उस दबाव को शुरू होने से पहले ही बेअसर कर दिया। और इन सब कड़ी तैयारियों के बाद शुरू होता है वो 13 दिन का युद्ध, एक सच्ची मिलिट्री मास्टर क्लास। घटनाओं की रफ्तार देखिए। 1970 के चुनाव, फिर मार्च में ऑपरेशन सर्च लाइट, और फिर आता है 3 दिसंबर 1971। इसी दिन पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी एयर बेसिस पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स किए और आधिकारिक तौर पर एक 2 तरफा युद्ध शुरू हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत राष्ट्र को संबोधित किया और सेना ने बिना वक्त गंवाए दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि मुख्य लक्ष्य तब भी पूर्वी पाकिस्तान ही था। और यहाँ सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच जो तालमेल दिखा, वो सच में अद्भुत था। इंडियन एयरफोर्स ने महज कुछ दिनों में दुश्मन के हवाई आक्रमण को पंगु कर दिया और एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली। उधर समुद्र में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन जैसे बोल्ड मूव्स के जरिए दुश्मन की सप्लाई चेन्स को धराशायी कर दिया। और इन सब के साथ सबसे बड़ा फायदा मिला मुक्ति बाहिनी का, जिन्होंने ग्राउंड इंटेल दी और भारतीय सेना को वहां के दलबल और असंभव लगने वाले नदी नालों के बीच रास्ता दिखाया। इस लाजवाब कोऑर्डिनेशन का नतीजा क्या निकला? वो मोमेंट जो इस कैंपेन का क्लाइमैक्स था, ढाका में आत्मसमर्पण। यहाँ इंडियन कमांडर्स ने एक आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी अपनाई।
हर एक छोटे शहर पर कब्जा करके अपना वक्त और संसाधन बर्बाद करने के बजाय उन्होंने सीधे ढाका को तेजी से घेरने का बड़ा मनोवैज्ञानिक फैसला लिया। पैराट्रूपर्स, आर्मर और हवाई सहयोग के साथ सेना इस रफ्तार से आगे बढ़ी कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई। उन पर इस कदर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए। और उस बेहद तीव्र दबाव का नतीजा था ये आंकड़ा 93,000। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर आधुनिक इतिहास का एक बेहद बड़ा पन्ना लिखा गया। पाकिस्तानी कमांडर ए.के. नियाज़ी ने जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। जरा सोचिए, वर्ल्ड वॉर II के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, और ठीक उसी वक्त एक नया देश आज़ादी की सांस ले रहा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से परंतु बेहद घातक युद्ध के वैश्विक प्रभाव क्या रहे। अगर इस ऐतिहासिक जीत को हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं में समेटना चाहें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। सैम मानेकशॉ का दूरदर्शी नेतृत्व और बेहतर योजना, तेजी और सैन्य समन्वय, मुक्ति बाहिनी से मिलने वाला अनमोल स्थानीय समर्थन और शुरुआती दौर में ही मिल चुकी हवाई वर्चस्व। इतिहासकार आज भी इन्हीं वजहों से इस ऑपरेशन को रैपिड वॉरफेयर का सबसे बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। इस युद्ध के निष्कर्ष ने बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान अब 2 हिस्सों में बंट चुका था और बांग्लादेश एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा था। साथ ही भारत अब इस पूरे क्षेत्र में एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हो गया था, और इन सबके बीच इंदिरा गांधी का नेतृत्व पूरी दुनिया में एक मजबूत मिसाल बनकर उभरा। लेकिन इन सभी जीतों की एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी थी। इस संघर्ष में हजारों जवानों और मासूम नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। उनके उसी अद्भुत साहस और बलिदान को आज भी याद रखा जाता है। हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश में इस दिन को विक्ट्री डे और भारत में विजय दिवस के रूप में बेहद गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। तो एक ऐसा युद्ध जो 2 हफ्ते से भी कम समय में पूरी तरह से जीत लिया गया। जरा सोचिए, इन 13 दिनों की विरासत आज भी दक्षिण एशिया की राजनीतिक सीमाओं और कूटनीतिक रिश्तों को किस तरह प्रभावित कर रही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने स्ट्रैटेजी, कूटनीति और आज़ादी के मायने ही बदल दिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन सवालों पर विचार जरूर होना चाहिए।